आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, फ़िलहाल ये कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन अभी इसके जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं, उसको लेके हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और जो अभी रीइग्नाइटेड हुआ है। रीइग्नाइटेड का सीधा मतलब है कि अभी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के कुछ नए रिसर्च हैं जो अभी हाल ही में प्रारंभ किए गए हैं इसी मंथ में। सो आइए देखते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का रीइग्नाइटेड क्या है। और यूपीएससी में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से जुड़ा गार्ड पार्टिकल का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो आइए दोस्त, इस सारे टॉपिक्स को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में रहने की संभावना है। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स टारगेट 2023 और 24 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आप इसे जितने स्टूडेंट्स प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स देने जा रहे हैं इन आने वाले समय में, सो आपके लिए सारे के सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा आज लेसन नंबर 100 पूरा हो रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल और मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लासेस लेता हूं। मेरा इंस्टीट्यूशन है जहां का मैं डायरेक्टर हूं, पूर्वांचल गोरखपुर है। मेरी 2 किताबें आती हैं, मैकग्रा हिल में प्रकाशित होती हैं, साइंस टेक इन्वायरमेंट। ये किताबें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको सारे PDF मिल जाते हैं, और ये अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिलती है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको फीस एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको ऑनलाइन क्लास लेते हुए मिल जाएंगे। 2000 हाईली एक्सपीरियंस्ड। अनअकैडमी आपको CSC एश्योर का ऑप्शन देता है। अगर आप 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो अतिरिक्त समय के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी दे दिया जाता है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं। अनअकैडमी आपको ऑप्शनल कोर्सेज और जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज भी आपको मेंस के लिए दे रहा है। अगर इस कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रवि यूपीएससी कोड पर 15% तक छूट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को लेके क्या इंसिडेंट्स, किस तरह का न्यूज़ रहा है। यह पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। देखिए, 5 जुलाई को यह न्यूज़ आता है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ऐसा कोलाइडर जो विश्व का सबसे बड़ा कोलाइडर या एनर्जी हाई पार्टिकल एनर्जी एक्सपेरिमेंट के नाम से जान सकते हैं, फिर से इसका तीसरा जो अनुसंधान है वह 5 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। असल में इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हम करने वाले क्या है, ब्रह्मांड को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल। फिलहाल ब्रह्मांड को समझाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें इवेंट हॉराइजन है, सिंगुलैरिटी है, स्ट्रिंग थियरी है, स्टैंडर्ड मॉडल है। इनमें से स्टैंडर्ड मॉडल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। सो कहीं ना कहीं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से हम लोग ये जो स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि हाईली वैलिड मॉडल कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक ये उस पर प्रकाश डालने वाला है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड मॉडल जो इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वास्तविकता में अगर हम देखें तो इस कोलाइडर के अंदर हम प्रोटॉन के पार्टिकल्स को लेकर उसे बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट से लेकर अगर घुमाते हैं और फिर उन्हें कोलिजन कराते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इस कोलाइडर के अंदर कराया जाता है, जहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हम करा रहे हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन के कणों को एक दूसरे के साथ भिड़ाते हैं, और वो भी जो भिड़ाते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ भिड़ाते हैं, जो कि उसकी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचाने के बाद उनको फ्यूज़ कराया जाता है। ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है स्टैंडर्ड मॉडल को ध्यान में रखकर यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ आप लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक पिक्चर को देख सकते हैं, जो आपको दिख जाएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कहाँ पर किस तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल एक्सपेरिमेंट ज़मीन के काफ़ी नीचे हुआ है, क्योंकि अगर सन या मून या किसी भी तरह के स्टार्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 4 सालों से जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो हॉल्ट कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, क्योंकि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कुछ मेंटेनेंस और अपग्रेडेशंस ज़रूरी थे। यहाँ पर ये एक ऐसा एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर वो होता है जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन कराते हैं, और गिगैंटिक एक्सेलरेशन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर एक्सेलरेशन कराया जाता है। आपने E=mc² सुना होगा, आइंस्टाइन एनर्जी लॉ, जहाँ पर आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम एक छोटे से फोटॉन को या एक छोटे से प्रोटॉन को ले लें जिसका बहुत ही नगण्य मास होता है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम मास को कांस्टेंट रखें और C की वैल्यू बढ़ाते जाएं, वैसे तो C आइंस्टाइन एनर्जी लॉ में आप देखें तो ये C=स्पीड ऑफ लाइट होती है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, अगर मास को कांस्टेंट रख के अगर स्पीड की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ है जो हम इस बार एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आपको बोलूँ तो अप टू 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है ना की एनर्जी के साथ, यानी कहने का मतलब है कि हम प्रोटॉन के कणों को लेंगे और लगभग उसको इतनी स्पीड तक पहुंचाएंगे, इतनी स्पीड से घुमाएंगे, C की वैल्यू इतना पहुंचाएंगे कि उसकी जो एनर्जी या पोटेंशियल होगा लगभग 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाएगा, और इसके बाद ले जाकर हम उसको फ्यूज़ कराते हैं। इस एक्सेलरेटर के अंदर इतनी स्पीड के बाद उसको फ्यूज़ कराते हैं। असल में है क्या, मैं आपको बताऊँ, गार्ड पार्टिकल के बारे में ये कहा जाता है कि ड्यू टू हैव अ गार्ड पार्टिकल किसी भी चीज़ में मास होता है।
चाहे वो कोई छोटा सा प्रोटॉन हो या कोई बड़ा सा कोई सेलेस्टिकल बॉडी यानी खगोलीय पिंड हो, यानी किसी भी चीज़ में अगर मास होता है तो उसके पीछे गार्ड पार्टिकल या हिग बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं को ढूंढने के लिए लिटरली ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, इस तरह के कोलाइडर्स बनाए गए। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट 2010 के आसपास से ही प्रारंभ हो गया था और यह एक्सपेरिमेंट जो है कम से कम कई फेजेस में हुआ है। उसी का तीसरा फेज है जो इस बार के करंट अफेयर्स में रहा है, जिसको लेकर मैं आपको ये सारे के सारे वीडियोस बना रहा हूँ। और आगे लिए चलता हूँ आपको, यहाँ पर हमने क्या अपग्रेड किया है। इस तीसरी बार के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के जो एक्सपेरिमेंट को अभी हाल ही में जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया गया है, यह हमने क्या करने की कोशिश की गई है। पहली बात आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर जो पीछे की जो स्पीड से हमने प्रोटॉन्स को स्पीड से घुमाया था, यहाँ पर उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपने क्या किया है, हमने क्या किया है बच्चा, यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस में जो एक्सेलरेटर्स हैं उनकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। और इसका मतलब अगर स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया गया है तो और एनर्जी के साथ उसका कॉलिजन कराया जाए। जैसे अभी मैंने बोला E = mc², अगर C की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एनर्जी या पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से बहुत एनर्जी को बढ़ाने के बाद हम इसको ले जाकर एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टनेस करा रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ा रहे हैं। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बीम्स होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह जो टेंसर है, उनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी व्यय होती है। आपको बताऊँ, जब ये घटना शुरू हो रही थी, इस तरह का एक्सपेरिमेंट जब हम प्रारंभ में करा रहे थे 2010 के आसपास, जब पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे थे तो काफ़ी हो हल्ला, काफ़ी इस तरह के र्यूमर्स भी थे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में ब्लैक होल तक के बनने की संभावना है और पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो जीवन है, उसमें समाहित हो सकता है। तो इस तरह के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में लेकर बहुत सारे रहस्यमय, बहुत सारी चीज़ें पीछे भी बात की गई हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर अगर हम देखें तो खास तौर से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बनाया गया है, जहां के अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कराते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो एक कोलाइडर है, एक एक्सेलेरेटर के साथ साथ कोलाइडर है, ये एक्सपेरिमेंट सर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। सर्न, जिसको हम फ्रेंच भाषा में काउंसिल यूरोपियन pour la रिसर्च न्यूक्लियरी कहते हैं और आंग्ल भाषा में इसे हम यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। पहले बता दूं, इस पूरे सर्न एक्सपेरिमेंट को हम हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जहां पर अधिक ऊर्जा में अधिक एनर्जी के साथ, अधिक पोटेंशियल के साथ हम लोग गार्ड पार्टिकल और इस तरह की चीज़ों को खोजने की कोशिश करें। गार्ड पार्टिकल को कहने का अभिप्राय है दोस्त, फंडामेंटल पार्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वही फंडामेंटल पार्टिकल जिसके बारे में स्टैंडर्ड मॉडल में भी बताया गया कि ब्रह्मांड की शुरुआत में यही वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें आपने क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, बोसॉन्स, न्यूट्रिनोस, इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना होगा। यही ब्रह्मांड की शुरुआत में आए थे, जिनसे चलकर पूरा ब्रह्मांड, पूरे जीवन, पूरा पृथ्वी, पूरे के पूरे सेलेस्टिकल बॉडी यानी खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ है। जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की हम बात कर रहे हैं, ये अगर बताएं तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। मोस्ट पावरफुल इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराते हैं और करीब 27 किलोमीटर का एक एरिया है पूरा का पूरा, जहाँ पर ये पूरा कोलाइडर लगाया गया है, जिसकी पिक्चर मैं आपको अभी लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है वो एक टनल के रूप में है, एक सुरंग के रूप में है, ठीक है, जो 27 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा एक सुरंग है जो ज़मीन के नीचे है, लगभग 170 मीटर डेप्थ में है। ये पूरा का पूरा जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जो एक्सपेरिमेंट हम करा रहे हैं एक्चुअल में, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास, जेनेवा के काफ़ी करीब स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर यह पूरा का पूरा अनुसंधान हो रहा है। इसका फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और ये इस बार का तीसरा फेज है। LHC के बारे में बात करें तो LHC के अंदर हमने कुछ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग किया है। यही वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है जिसकी वजह से जो प्रोटॉन इन एक्सेलरेटर्स के अंदर जाते हैं उसकी गति को बढ़ाया जाता है और यही उनको एक्सेलरेट करके वो C की वैल्यू जो हम चाहते हैं E = mc², उस लेवल पर यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो वही बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट अगर पहुँचाना है, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर आपको ये पूरे के पूरे ऑप्शंस करने होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि LHC को लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैंने अभी आपको बोला है 2010 के बाद से चीज़ें न्यूज़ में आई हैं। इसमें लगभग 4.75 बिलियन US$ के आसपास खर्चा हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन मेन लीडिंग कंट्री जो इसके लिए फंड कर रहा है वो जर्मनी है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी इसमें अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया है। प्रारंभ में भारत जो था वो पूरा का पूरा जो सर्न एक्सपेरिमेंट था उसमें एक ऑब्जर्वेटरी कंट्री था, सिर्फ स्टडी और ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन अब भारत जो है 2017-18 के आसपास ये न्यूज़ में आया कि भारत इसका एसोसिएट मेंबर है। अदर कंट्रीब्यूटर्स कंट्री में देखिए तो US, इंडिया और रशिया आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसके मेंबर हैं और जो कार्य कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में। देखिए ऐसा है कि एक्चुअल में जो एक्सेलरेटर होते हैं, आपको बताऊँ, जो एक्सेलरेटर होते हैं, ये एक्सेलरेटर के अंदर क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कराते हैं, त्वरित कराते हैं, इसलिए नाम एक्सेलरेटर रखा गया है। जनरली जो हम पार्टिकल एक्सेलरेटर जो बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर असल में जो एक्सेलरेटर होते हैं वो लीनियर शेप के भी हो सकते हैं और सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं। लेकिन सर्न एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर हमने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की तरह के कोलाइडर्स को बनाया है, ये पूरी की पूरी तरह से सर्कुलर एक्सेलरेटर है। डिफरेंट तरह के सर्कुलर एक्सेलरेटर हैं जो सर्न एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में लाए गए हैं, जिनमें आप जान सकते हैं साइक्लोट्रॉन है, जिसमें आप जान सकते हैं सिंक्रोट्रॉन है। अगर आपके पास मेरी साइंस एंड टेक की मैकग्रा-हिल की बुक है तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में वहाँ समझाने की कोशिश की है। और तीसरा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, और तीसरा जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है सबसे बड़ा वाला एक्सेलरेटर होता है, और इसी में हम कॉलिजन भी कराते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा 27 किलोमीटर का एक एरिया है, ये पूरा का पूरा लेंथ है, सुरंग है। फाइन, इसके अंदर क्या होता है, हम पूरा का पूरा प्रोटॉन को ले जाकर स्पीड ऑफ लाइट से घुमाते हैं, और यहीं पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है, जो मैंने आपको बोला था, जो प्रोटॉन की गति को और फास्ट करने की कोशिश करता है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है और बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर घुमाते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, E=mc² से, और E=mc² से बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी हो जाने के बाद अगर उनको भिड़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होकर वो एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं। और वहीं आपको बताऊँ तो इस तरह के गार्ड पार्टिकल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो वहाँ पर उन चीज़ों को देखा जाता है। उनको देखने के लिए मैं डिफरेंट तरह के आपको बताऊँ ऑब्जर्वेटरीज होते हैं। ऑब्जर्वेटरी मतलब कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन जिसमें बहुत सारे हाई पावरफुल कैमरा होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CMS दिखाया जा रहा है, एलाइस दिखाया जा रहा है, एटलस दिखाया जा रहा है, LSC भी दिखाया जा रहा है। ये इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, ये ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग एक्सेलरेटर के अंदर जब फ्यूज़न कराते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, तो इनके अंदर हाई पावरफुल कैमरे होते हैं जो ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रोटॉन के अंदर या हेड्रॉन के अंदर, याद रखिएगा प्रोटॉन एक तरह के हेड्रॉन बोले जाते हैं, फिजिक्स में प्रोटॉन को हेड्रॉन माना जाता है। ओके, हेड्रॉन की कैटेगरी में प्रोटॉन, इवन न्यूट्रॉन को भी इसके अंदर रखा जाता है। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में हमने प्रोटॉन लिया, या कह सकते हैं हमने हेड्रॉन लिया, इसीलिए इसको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ के कोलाइडर के अंदर हम हेड्रॉन या प्रोटॉन के पार्टिकल को फ्यूज़ कराते हैं, जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 8 डिटेक्टर्स को आपको समझाने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से बताऊं तो इस पूरे के पूरे सर्न एक्सपेरिमेंट में पहले तो फिलहाल इसमें डिटेक्टर्स वगैरह कम थे, ओके, लेकिन अब इसमें डिटेक्टर्स वगैरह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 डिटेक्टर्स हैं जो इसमें कंस्ट्रक्टेड किए जा चुके हैं पूरे के पूरे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट में। कंफ्यूज मत होइएगा, सर्न पूरे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है, और उस सर्न के अंदर जो प्रयोग किया जाता है उस कोलाइडर का नाम हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जानते हैं। इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत ये टोटल 8 डिटेक्टर्स हैं जो अभी तक कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, है ना। इनके नाम आप देख सकते हैं, एटलस है, कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड्स है, एलाइस है, LSC भी है, टॉटम है, मॉफ्टल है, LSCF और फैसर है। ये नाम है जो आप इन डिटेक्टर्स के यहाँ पर टेक्निकल नाम है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, एटलस और कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड्स ये सबसे बड़े अगर बोला जाए तो लार्ज साइज़ के पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में लगाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम एलाइस LSC भी के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक काम करने के इसका प्रयोग किया जाता है, और जो अंतिम के 4 हैं, टॉटम, मॉडल, LSCF और फैसर, ये काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्यतः जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जो बड़े आकार के और काफ़ी स्पेसिफाइज जो डिटेक्टर होते हैं वो एटलस, CMS, LSC भी और एलाइस, ये 4 के 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको बताऊँ, एटलस और CMS में हमने जो पीछे 2 एक्सपेरिमेंट हमने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में किए हैं, वहाँ पर हमने हिग बोसॉन पार्टिकल, जिसे गार्ड पार्टिकल कहते हैं, उसको हमने ऑलरेडी खोज डाला है। और गार्ड पार्टिकल की खोज आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बताता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल में गार्ड पार्टिकल के होने की मौजूदगी के बारे में ब्रह्मांड में बताया गया था। ये वही गार्ड पार्टिकल है जिसपे UPSC ने भी 2014 के आसपास, 15 के आसपास, शायद 15-16 के आसपास एक प्रश्न बनाया है कि गार्ड पार्टिकल क्या होते हैं। तो सीधी बात थी, गार्ड पार्टिकल वही होते हैं जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में मास होता है, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड या सेलेस्टिकल बॉडी हो। स्टैंडर्ड मॉडल जिसको मैंने अभी बोला 1970s के आसपास जो थियरी दिया गया, जहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताने की कोशिश की गई।
यहाँ पर अगर बताऊँ तो 4 नॉन फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। 4 नॉन फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे ब्रह्मांड में सारी की सारी गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फोर्स देख सकते हैं, वीक फोर्स देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देख सकते हैं। यही वो 4 फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल, जो कि नेचुरल फोर्सेस बोले जाते हैं और इन्हीं 4 फोर्सेस, ये 4 फोर्सेस ही हैं ब्रह्मांड में जो सारे के सारे ब्रह्मांड को बनाने की कोशिश करते हैं, या कह लीजिए पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व इसी से है। पहली बार जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो रन हुआ था, जो आपको बोल रहा हूँ 2010 के आसपास, 2009 से 2013 के बीच लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का पहला टर्म चला था। यहाँ पर हिग बोसॉन पार्टिकल की खोज हुई थी, जो मैंने अभी आपको बोला है। हिग बोसॉन पार्टिकल वही है जिसके बारे में पीटर हिग्स ने बताया था, जो कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। लेकिन दुनिया में सबसे पहले गॉड पार्टिकल के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था, उनका नाम था प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिएगा, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। और प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को इसीलिए फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और यही बता दूं, गॉड पार्टिकल्स को हम हिग बोसॉन पार्टिकल के नाम से जो जानते हैं, उसमें हिग्स जो है वो पीटर हिग्स हैं और जो बोसॉन है वो है सत्येंद्र नाथ बोस का नाम। और इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के बेसिस पर ही पूरी दुनिया में जो गॉड पार्टिकल है उसके बारे में पता चला, गॉड पार्टिकल का पता चला। इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे गॉड पार्टिकल को हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, यही हिग बोसॉन पार्टिकल के कारण ही किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल में आप देखिए, कोई भी मैटर या कुछ भी हो, उसमें द्रव्यमान पाया जाता है, यानी मास होता है। और किसी भी चीज़ में अगर मास होता है तभी उसमें एनर्जी होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर ब्रह्मांड में अस्तित्व में है तो उसके पीछे उसमें मास का होना जरूरी है, क्योंकि मास की वजह से उसमें एनर्जी और उसका अस्तित्व है। और मास के होने के पीछे, उसके पीछे कारण क्या है, उसमें मौजूद गॉड पार्टिकल, जिसकी खोज इसी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर की गई। वहीं 2015 से 2018 में जो सेकंड टेन्योर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का रहा, वहां लगभग 16 मिलियन बिलियन प्रोटॉन कोलिजन कराए गए, है ना। वहां पर अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपको बताऊं 16 मिलियन बिलियन प्रोटॉन कोलिजन तो कराया गया, जो 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ था, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी, मैं आपको बताऊँ, पहली बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ वहाँ पर जो एनर्जी थी, पोटेंशियल था, वो कंपेरेटिवली कम था। सेकंड टाइम में उससे ज़्यादा कराया गया और फाइनली थर्ड टाइम में हम और ज़्यादा कराने जा रहे हैं। ओके, काफ़ी हद तक यहाँ बताऊँ, जितना ज़्यादा एनर्जी के साथ हम पार्टिकल को एक्सलरेट कर उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, वहाँ से हम काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में और ज़्यादा समझ पाएंगे। और थर्ड राउंड में बेसिकली यहाँ पर कोशिश क्या करनी है, जो हिग्स बोसॉन के इंटरेक्शन होते हैं मैटर और फोर्स पार्टिकल के साथ। देखिए, कोई ब्रह्मांड होता है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, ब्रह्मांड जो होता है उनमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो मैटर होते हैं और दूसरा उनको जोड़ने वाले, उनके साथ उनके फोर्स पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं मैटर और फोर्स पार्टिकल से बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर आप डार्क मैटर वगैरह की स्टडी को जानना चाहते हैं, उनके कणों को समझना चाहते हैं, तो हिग्स बोसॉन की खोज के माध्यम से हम काफ़ी हद तक डार्क मैटर को भी समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में आप देखिए काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो काली काली दिखाई देती हैं इन तारों के बीच में, यहीं पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने का पता बताया जाता है। डार्क मैटर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले जाते हैं, जिनकी वजह से सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं वो एक अरेंजमेंट में आपको ऊपर अंतरिक्ष में दिखते हुए नजर आएंगे। सो काफ़ी हद तक यहाँ पर हम लोग करने वाले, और इस एक्सपेरिमेंट जो थर्ड टाइम हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को चलाने वाले हैं, या हम स्टैंडर्ड मॉडल को स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं। यानी जो स्टैंडर्ड मॉडल जो पहले प्रूव किया गया है उसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक यहाँ पर कई आंसर्स मिलने वाले हैं, जैसे जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो कहाँ से आई इस ब्रह्मांड में, जो डार्क मैटर है वो किन चीज़ों से बने हैं, इसके अलावा एंटी मैटर जो ब्रह्मांड में होते हैं, है ना, याद रखिएगा, मच मोर मैटर देन एंटी मैटर। जो कहा जा रहा है कि मैटर जो एंटी मैटर से ब्रह्मांड में ज़्यादा है, वो क्यों है, इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं उसकी मदद से हमें मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं तो LHC में 4 मुख्य डिटेक्टर हैं जो अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें एटलस और CMS को यहाँ अपग्रेड किया गया है, LSCB डिटेक्टर को अपग्रेड किया गया है, LIS डिटेक्टर को अपग्रेड किया गया है, और इसके अलावा आपको बताऊं 2 नए डिटेक्टर्स भी हैं जो यहाँ लगाए गए हैं, जिसको फैसर और एसेंडी के नाम से जानते हैं। फैसर वही होता है जिसकी मदद से हम लोग जो वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और एसएनडी जो होता है इसकी मदद से हम लोग न्यूट्रिनो की खोज करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रिनो के बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिनो वही होते हैं जिसमें मैं कभी आपको कोई वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा, इन्हें घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। घोस्ट पार्टिकल इन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये किसी मैटर से गुजर जाते हैं बिना उसके साथ इंटरैक्ट हुए।
यानी किसी मैटर से होकर या आसानी से गुजर जाते हैं बिना इंटरैक्ट हुए, मतलब न्यूट्रिनो का लॉस नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें न्यूट्रिनो भविष्य में हम लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती हैं। इन न्यूट्रिनो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत जगहों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिनोज के बारे में कहा जाता है कि विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज पास फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। बट हाँ, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं करते हैं, तो किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपने सुनी हैं अपने आप में चौंकाने वाली हैं। ओके, और बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग है जो पीछे की जो थियरीज हैं, जो मॉडल्स दिए गए हैं, उनको प्रूव करेंगी। और ये अपग्रेडेड वर्जन जो है ये सारा का सारा 2029 तक और बड़े लेवल पर हम इसको करने वाले हैं, जहां पर आपको बताऊं 10 टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी और इसमें रिजल्ट आने वाले हैं उसकी मदद से ब्रह्मांड को और ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर देख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@ravipgrade2010 है, जहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाती हैं। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, रवि UPSC कोड को यूज़ करने में आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पर CSE अल्ट्रा कॉम्बैट जो 17 जुलाई को 11 बजे, जहाँ 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवार्ड जीतने का मौका भी मिलता है। और यहाँ पर आपको बताऊँ तो पिछले साल काफ़ी बच्चे इसे ज्वाइन कर एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं इसे जरूर यूज़ करें। अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव मेंटरशिप के साथ। 178 से अधिक विद्यार्थी हैं जो 21 में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप कुछ टॉपर्स की लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन फैसिलिटी भी देता है। UPSC CSE GS लर्निंग एक्सपीरियंस अबाउट टू अपग्रेड। हमेशा हम कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपग्रेड करते रहे हैं। अनअकैडमी से जुड़कर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे कोर्सेज साइंस एंड एनवायरमेंट के लगातार अनअकैडमी पर चल रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए आप प्लस कोर्सेज से मेरी क्लास को सुन सकते हैं। रवि UPSC मेरा कोड है। कोर्स को ज्वाइन करते समय इसे यूज़ करें। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस लेक्चर को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। इस PDF को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें और बजर को बजाना मत भूलेगा, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मेरे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।